रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल स्टडी करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, गैप का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा और पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। गैप क्या है? गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते हैं। गैप इसे कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये गैप कहलाता है। इसमें क्या मौजूद होता है? रूल्स and guidelines that accountants in the USA and other countries recording and reporting financial information। देखिए, आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करनी होती है तो रिकॉर्डिंग किसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे की जाती है ना, कि रूल्स क्या है रिकॉर्डिंग का। तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट बनाने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, किस रूल के तहत रिकॉर्ड करेंगे, वो बेसिकली गैप होता है। और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट में ये चलते हैं और अदर कंट्रीज़ में भी इस गैप के मुताबिक रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के अंदर जिनको फॉलो करके हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, अकाउंटिंग में सारा प्रोसेस करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट रूल्स, दैट इज़ फॉर फर्स्ट रूल्स। हमारा जो पहला रूल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या इसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल क्या कहता है, इस कानून को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टूडेंट, ये कहता है रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न। रिकॉर्ड रेवेन्यू when it is earned, not when cash receive। सो पॉइंट को समझिएगा, कानून क्या कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, आपने रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करनी है जब आपने इसको कमाया है, तब रिकॉर्ड नहीं करनी जब आपको कैश मिला है। स्टूडेंट, अब एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं इसकी, फिर आपको ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल मुकम्मल क्लियर हो जाएगा कि रिकॉर्ड रेवेन्यू जब तब करनी है जब आपने इसको अर्न किया है। इसका क्या मतलब है, इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बेकरी है, आप केक वगैरह का कारोबार करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल केक की रखी हुई है। यू सोल्ड अ केक फॉर समवन ऑन अक्टूबर 1। आपने 1 अक्टूबर को केक सेल किया है, आपका बिजनेस है। अब रिकॉर्डिंग के इस कानून को समझिएगा। एंड दे एग्री टू पे यू ऑन 10 अक्टूबर। आपने उसे उधार दिया जी भाई, 1 तारीख को आपने उसको जब बेचा है तो आप उसने कहा है 10 तारीख को पैसे दूंगा। यू रिकॉर्ड द रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू है ना, जो चीज़ आप सेल करते हैं, सेल हमारी बिजनेस में रेवेन्यू होती है, ठीक है। अब यू रिकॉर्ड द रेवेन्यू ऑन 1। आप अपनी बुक में इसे रेवेन्यू पे रिकॉर्ड करें, हालांकि आपको पैसे नहीं मिले। यू रिकॉर्ड द रेवेन्यू ऑन अक्टूबर 1 व्हेन यू डिलीवर द केक, नॉट ऑन अक्टूबर 10 व्हेन यू गॉट पेड। अब देखिए, 10 तारीख को वो पैसे देगा। असल में देखा जाए तो पैसे जब मिलेंगे तभी आपकी वो रेवेन्यू होगी, लेकिन जो कानून कहता है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब आप चीज़ें बेच देते हैं तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ये नहीं कि जब पैसे मिलेंगे तब वो। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं उसे आप रेवेन्यू ही लिख लेते हैं उसी डेट को। अब देखिए, 1 तारीख को वो कह रहा है कि आपने जब केक को डिलीवर किया वही आपकी रेवेन्यू है। जब पैसे मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन आपको तब ही रिकॉर्डिंग करनी है इसकी, चाहे आप उधार बेच रहे हैं या आप कैश पे। तो अब आपने उधार चीज़ें केक बेचा ना,
तो 1 तारीख को आप इसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। किस कानून के तहत करेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के तहत। ठीक है। अक्सर बच्चों के जहन में होगा जब पैसे मिलेंगे तब, वो कह रहे हैं नहीं, आपने जब चीज़ें बेच दी हैं, डिलीवर कर दी है, तब ही आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये हमारी रेवेन्यू है। बात समझ रहे हैं? रेवेन्यू आपकी इनकम है। ये तो था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अब बात कर लेते हैं मैचिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है मैच एक्सपेंसेस टू द रेवेन्यू। जो आप बिजनेस में खर्चे करते हैं उसको आप रेवेन्यू से मैच करेंगे। अच्छा, दे हेल्प अर्न रिकॉर्ड देम इन द सेम पीरियड। यानी कि आप देखिए ना, एक्सपेंस भी तो करते हैं ना बिजनेस। वो कह रहा है आप जब एक्सपेंसेस करते हैं उसे रेवेन्यू के साथ मैच करेंगे। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। अब देखिए, you spend $200 on ingredients in October to bake cakes you sell। देखिए, आप केक बनाते हैं ना, उस पर भी तो आपका खर्चा आता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने केक बनाना है और फिर बेच रहे हैं, आपका कारोबार है, तो केक बनाने ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो भी तो आपका खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है बच्चे। आपने $200 लगाए हैं। अब वो ये कानून कहता है कि आपको, मान लो आपने केक बना के बेच दिए, आपने जो सामान खरीदते हो वो आप उसको पेमेंट शायद अगले माह करते हो, नवंबर में करते हो, लेकिन वो ये कहता है कि आपने जो $200 का केक बना के उसको बेचा है, आपने इनकम तो लिख ली होगी, तो वो ये कहता है यू रिकॉर्ड द बोथ सेल इनकम एंड द इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस इन अक्टूबर इवन इफ़ यू पे फॉर इंग्रेडिएंट्स लेटर। यानी अब देखें, अक्सर बड़ी बड़ी बेकरी होती है ना, वो सामान मंगवा लेती है, पेमेंट नहीं करती, बाद में करती हैं, मंथ बाद करती हैं। वो ये कह रहा है कि आपने जो केक बना के सेल किया है वो तो आपकी इनकम होगी, लेकिन उस इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें आपने मंगवाई, जो केक आप बनवाते हैं, उसकी पेमेंट आपने अगर नहीं की तो भाई कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, उसकी जो पेमेंट है वो भी रिकॉर्ड करनी है अभी। यानी अक्टूबर के महीने में आपने दोनों को रिकॉर्ड करना है, जो चीज़ें बेची हैं उस पर जो खर्चा आया उसको भी रिकॉर्ड करना है। चाहे वो हर आपने उस इंग्रेडिएंट्स की जो सामान मंगवाया है केक बनाने के लिए उसकी पेमेंट अभी नहीं की, वो आप अगले माह करेंगे। लेकिन ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है, मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि चाहे आपने पेमेंट्स बाद में करनी है लेकिन आपने उसी मंथ में दोनों को रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू को भी और उसके एक्सपेंसेस को भी। बेटा ये पॉइंट है रेवेन्यू, ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, यानी रेवेन्यू भी लिखनी है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी लिखने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप खाली रेवेन्यू लिख दें, आपको उसके एक्सपेंसेस भी लिखने पड़ेंगे चाहे आप पेमेंट बाद में करें। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट। अब आते जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल? कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है रिकॉर्ड एसेट्स। आपने एसेट्स पढ़ा शुरू में, एसेट जैसे मशीन है या कोई चीज़ है, वो ये कहता है कि रिकॉर्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल प्राइस। आप उसकी असल कीमत पे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, नॉट द करंट वैल्यू। देखें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बिल्डिंग एक एसेट है, उसकी कीमत आपने मान लो 2 साल पहले लिया था, वो 50 लाख की बिल्डिंग, आज वो 1 करोड़ की होगी। तो वो ये कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल कि आप वो जो बिल्डिंग है उसकी कीमत या एसेट है उसकी कीमत असल वाली लिखेंगे हमेशा अपनी अकाउंटिंग की बुक के अंदर। करंट वैल्यू नहीं लिखेंगे कि मार्केट में भाई उसकी बिल्डिंग की कीमत बदल गई है, नहीं, जब आपने ख़रीदा था तो वही कीमत लिखेंगे हमेशा। उसकी एग्जांपल भी समझ लेते हैं। मान लो यू बाय अ डिलीवरी वैन, आपने एक वैन खरीदी है, दारी आपकी बेकरी है,
फॉर केक बिजनेस, वो जो केक बिजनेस आप कर रहे हैं उसका $10,000, आपने $10,000 के अंदर वो वैन खरीदी थी, ठीक है, वो जो गाड़ी वगैरह। अब ये तो आपका एसेट है ना वैन, आप बिजनेस के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो आपका एसेट होता है, तो वैन आपका एसेट है। अब आपने 10,000 की खरीदी है, इवन इट्स वैल्यू गो अप और डाउन यू रिकॉर्ड इट्स 10,000 ऑन द बुक्स। वो ये कहता है कि एक साल बाद या कभी कभार इसकी कीमत वैन की बढ़ भी तो जाती है ना, गाड़ी की कीमत बढ़ती रहती है। अगर उस वैन की कीमत मार्केट में बढ़ जाती है, 10,000 से 20 हो जाती है, तो भाई आप उसको फिर भी 10,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ रहे? आप उसकी कीमत को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने कितने का रिकॉर्ड करना है? 10,000 का। मान लो वैन की कीमत 20,000 हो जाती है, लेकिन आप मार्केट वैल्यू नहीं लिखेंगे अकाउंटिंग की बुक में। आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे? आप हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, बच्चे जो आपने खरीदी थी वही। तो ये क्या होता है? कौन सा प्रिंसिपल है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट प्रिंसिपल। बात समझ रहे? जब भी पेपर में आएगा इसका एमसीक्यूज, तो आपने इसको थॉरोली स्टडी करना है बच्चे। अब एक और प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये क्या कहता है स्टूडेंट? गोइंग कंसर्न्स प्रिंसिपल कहता है अज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनटू द फ्यूचर अनलेस देयर इज एविडेंस इट विल नॉट बी, वुड नॉट। अच्छा स्टूडेंट, वो ये कहता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बहुत आसान है। कहते हैं आप फर्ज कर लें द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्यूचर, बिजनेस चलता रहेगा। हम अकाउंटिंग करते हैं ना, रिकॉर्डिंग करते हैं, वो ये कह रहा है कि आपने ये मान के चलना होता है जब भी आप बिज़नेस में हिसाब किताब करते हैं कि बिज़नेस चलता रहेगा फॉर अ इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बिज़नेस की कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो कंटिन्यू करता है फ्यूचर तक। बाकी एविडेंस कोई ऐसा आ जाए कि बिज़नेस बंद होने लगा वो अलग बात है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलता है, वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता ख़त्म होने का। ये है, इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। इवन इफ़ योर बेकरी हैड अ स्लो मंथ, मान लें आपकी बेकरी अच्छा काम नहीं कर रही, मतलब बिजनेस नहीं हो रहा, आपकी इनकम अच्छी नहीं है, तो यू स्टिल प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आपको फिर भी रिपोर्ट्स बनानी चाहिए। अगर आप लॉस में भी चल रहे हैं तो फिर भी आप रिपोर्ट बनाएंगे। अज्यूमिंग यू विल कीप रनिंग नेक्स्ट ईयर, सो आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई हम अगले साल भी चलेंगे, कोई बात नहीं, अगर लॉस हो रहा है प्रॉफिट भी होगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपने यही मान के चलना है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, मतलब कारोबार लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे चलता रहता है, आप रिपोर्ट्स बनाते नहीं। ये नहीं कि भाई कल कारोबार बंद हो जाएगा हम छोड़ देंगे, वो अलग बात है कि आप बंद करें ना करें, लेकिन बिजनेस अज्यूम यही करता है कि हम चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। तो ये इसका मतलब है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है? यूज़ द सेम मेथड्स एवरी पीरियड सो रिजल्ट आर कंपेरेबल ओवर टाइम। देखिए अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है, मान लो आपने 2024 में बिजनेस के हिसाब किताब रिकॉर्ड किए, तो जो रिकॉर्डिंग की है आपने, वो ये कह रहा है कि यूज़ द सेम मेथड्स एवरी पीरियड। वो जो हर साल आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसमें मेथड जो होता है ना, जैसे आपने भी अकाउंटिंग में सवाल करने हैं तो उसका एक मेथड होगा। तो वो ये कह रहा है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि आप जो मेथड होंगे अकाउंटिंग के वो चेंज नहीं करेंगे हर साल, आपको सेम मेथड इस्तेमाल करना है। जो पिछले साल आपने अगर बैलेंस शीट बनाई है जिस मेथड से, उसी मेथड से अब बनाएं। ये नहीं कि आज पिछले साल और मेथड था इस साल और। तो अकाउंटिंग में ये प्रिंसिपल कहता है कि आप मेथड नहीं चेंज कर सकते, मेथड सेम ही रहना चाहिए। इफ़ यू यूज़ अ मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, आपने एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहते हैं एसेट की वैल्यू की जब कम होती है ना, उसको आप जब कैलकुलेट करते हैं उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। किसी भी एसेट की वैल्यू, अगर पहले कोई मान लो मोबाइल फ़ोन आपके पास लाख का था, वो 90,000 का हो गया, तो जो 10,000 गैप है इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। So if you use a method to calculate depreciation asset aging this year,
यू शुड कीप यूजिंग इट्स नेक्स्ट ईयर। तो आपको अगले साल भी जिस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाली है, मेथड होते हैं ना अकाउंटिंग में डिफरेंट, तो उसी मेथड से अगले साल निकालेंगे। ये नहीं कि भाई आप मेथड चेंज करते रहे हर साल। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ये भी आपने इसको लर्न करना है। इसके बाद आ जाता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? स्टूडेंट, मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है ओनली इम्पोर्टेंट और मटीरियल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फुली रिपोर्टेड। आप हमेशा वही इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में रिपोर्ट करेंगे जिसका कोई एविडेंस होगा, मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी, कोई एविडेंस होगा कि ये हुआ काम। सुनी सुनाई बात अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती भाई, जिसका कोई एविडेंस होगा। सो इसकी भी एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। यू बाय अ पेंसिल फॉर योर बेकरी फॉर $1। आपने अपनी बेकरी के लिए $1 पे वो खरीदी है जी पेंसिल। यू डोंट नीड टू मेक अ बिग नोट अबाउट, आप इसके बारे में कोई बड़े नोट की ज़रूरत नहीं। इट इज़ नॉट अ मटीरियल टू द बिजनेस। अब देखें ना, ये मटीरियल बिजनेस का नहीं है। देखो मटीरियल, अब आपकी बेकरी है ना, आपका मटीरियल पेंसिल तो नहीं है ना, ठीक है, आपका बिजनेस तो यही है। केक वगैरह आप बनाते हैं तो आपको पता है उसका मटेरियल क्या है? क्या केक में पेंसिल पड़ेगी? ऐसा होगा नहीं। तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन जो है उसमें कोई बिग नोट नहीं लिखी, ये एक्सपेंसेस सेपरेट एक्सपेंसेस है। तो वो ये कह रहा है कि आपको मटेरियल इंफॉर्मेशन लिखनी है जो आपके बिजनेस के रिलेटिव हो। तो पेंसिल आप अलग से कहीं पे रिकॉर्ड कर लें, बट इट इज़ नॉट अ मटेरियल ऑफ योर बिजनेस। ओके, आपका केक बनाने के लिए ये पेंसिल नहीं यूज होती। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहता है बेस्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑन वेरीफिएबल फैक्ट्स नॉट ओपिनियंस। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहता है कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करें तो कोई आपके लिए वेरीफिएबल, मतलब वेरीफाई कर लें कि ये सारी चीज़ें जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। मतलब स्लिप्स होती हैं ना, जैसे आपने कोई बेकरी कोई सामान बेचा है तो उसका कोई स्लिप बनती है ना, जैसे बेकरी में जाते हैं वो आपको रिसीप्ट देते हैं, उसकी वूचर्स देते हैं। जो भी बिज़नेस में सारी चीज़ें किसी भी डॉक्यूमेंट के ज़रिए ट्रांसलेट होती है ना, लेन देन होता है, उसकी स्लिप मिलती है। आप जब बेकरी में जाते हैं आपको भी स्लिप मिलती है। इसी तरह जो वो कह रहा है कि जो चीज़ें आप रिकॉर्ड करेंगे ना वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। ये नहीं किसी ने कह दिया तो आपने कहा ठीक है मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिविटी। तो यू रिकॉर्ड द प्राइस ऑफ एन ओवन यूजिंग द रिसिप्ट्स। तो ओवन भी यूज़ होता है ना बेकरी वगैरह में, तो आप उसकी प्राइस जब रिकॉर्ड करेंगे ओवन की तो रिसीप्ट देख के, उसकी पर्ची देख के कि कितने का लिया था, क्या अमाउंट लगी हुई है। नॉट व्हाट यू थिंक इज़ वर्थ। आप ये नहीं सोचेंगे कि ओवन भाई इतने का होता है मैं लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना बच्चे। रिकॉर्डिंग जो होती है वो वेरीफाइबल फैक्ट्स देख के करनी है, कोई स्लिप्स वगैरह देख के करनी है। ये नहीं कि आपने सोचा तो ये इतने का होगा लिख रहे, ऐसा नहीं होता अकाउंटिंग में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। देखिए एक ओनर होता है, जैसे आप ओनर हैं, आपका बिजनेस है, तो वो ये कह रहा है कॉन्सेप्ट कि आप अलग माने जाएंगे। जब भी अकाउंटिंग हम करते हैं तो बिजनेसमैन को अलग देखते हैं और ओनर जो अलग है और इसका बिजनेस अलग है, ठीक है। बिजनेस को अलग आपने रिकॉर्ड करना है, ऑनर का हिसाब नहीं होता, बिजनेस का हिसाब होता है। तो ऑनर को अलग कंसीडर किया जाता है और बिजनेस को अलग। सो मान लो रिहान रन्स अ क्लॉथ स्टोर। एक रिहान एक बंदा है, वो उसका क्लॉथ का स्टोर है, ठीक है। ही यूजेस द स्टोर बैंक अकाउंट टू पे हिज पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ $120। अब देखिए उसने क्या किया, रेहान का क्लॉथ का कारोबार है तो उसने बैंक जो स्टोर का बिजनेस है ना उसमें से पैसे निकाल के अपने घर का बिजली का बिल दिया है, ठीक है।
तो अकाउंटिंग में उसका क्या हिसाब होगा, ये बड़ी अहम बात है। क्योंकि रेहान के घर का काम है ना, ओनर का घर का मामला है, और बिजनेस एक अलग चीज़ है। तो दिस इज़ रिकॉर्ड द ड्रा और ओनर विदड्रॉल, मतलब ड्रा मीन कि ड्राइंग सीखेंगे, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। देखें, ये बिज़नेस का खर्चा नहीं होगा, हालांकि बिज़नेस से पैसे निकले, लेकिन क्योंकि हम बिज़नेस को अलग मानते हैं और ओनर को अलग मानते हैं, तो ये ओनर के पर्सनल खर्चे हैं। इसको, ये जो ड्रा और ओनर विड्रॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। हम ये नहीं कहेंगे ये बिज़नेस के खर्चे हैं, हालांकि या तो उसने खर्चा है बिजली का बिल दिए, लेकिन क्योंकि कानून ये कहता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिज़नेस अलग है और ओनर अपनी पहचान अलग रखता है, तो इसीलिए ओनर का जो हिसाब है वो डिफरेंट होगा और बिज़नेस का हिसाब डिफरेंट होगा। तो इसीलिए उसने ओनर का बिजली का बिल को, बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है, ये ओनर के पर्सनल हैं, इसीलिए बिजनेस अलग है और ओनर को ये लिखा जाएगा कि ये ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस है। सो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स थे स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किए हैं और उम्मीद है आपको क्लियर होगा। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा आपने पूछना है। लेक्चर के आखिर पे बहुत अहम बात, लेक्चर के आखिर पे इम्पोर्टेंट बात हम सीखते हैं, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाह को मेरे दोस्त हलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो मैंने बात लेक्चर के एंड पे सीखी है, अल्लाह ताला मुझे आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने हिस्से का दिया जलाते रहें और दुआओं में याद रखें सब स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया आपको वॉच करने का। कोई भी क्वेश्चन है पूछिएगा लाजमी, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया जाए। इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।